हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन लबसना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम सभी थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका टाइमलाइन 1961 से 66 रहा। ये जो लेक्चर है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, साथ ही साथ नीट, जेआरएफ और एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो हमारा लेक्चर है ना, जिसमें हम थर्ड फाइव ईयर प्लान की डिस्कशन करने वाले हैं, ये एक ऐसा लेक्चर है जिसने अपने टेनियर में 4 प्राइम मिनिस्टर को देखा, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर को देश को सर्विस करते हुए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा। एक ऐसा प्लान है जिसने ड्राउट को झेला, यानी सूखा को। एक ऐसा प्लान है जिसमें आप मान के चलिए कि भारत ने 2 युद्ध देखे और अंततः थर्ड फाइव ईयर प्लान हम लोग जब 1966 में आकलन करने लगे तो हम लोगों ने फेल होते हुए इस 5 ईयर प्लान को भी देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है, इसका जो मुख्य गोल था वो ये गोल था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सेकेंड फाइव ईयर प्लान हमारा फेल हो चुका था, तो इस प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इस बार टारगेट किया गया है, यानी कलेक्टिवली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दोनों को। तीसरी कि व्हीट हमारे देश में बहुत कम हो चुकी थी, यानी गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो चुका था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि व्हीट प्रोडक्शन पे भी हम लोग फोकस करेंगे, यानी गेहूं के उत्पादन पे। साथ ही साथ शिक्षा पे भी हम सभी फोकस करेंगे। तो हायर एजुकेशन जो है, ये सारी चीजें टारगेट रखी गई थी थर्ड फाइव ईयर प्लान की। गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि अगर मान लीजिए 1961 में हमारे देश की जीडीपी 100 रुपया है, तो लगभग आप समझिए कि 1966 आते आते हमारे देश की जीडीपी 105.6 रुपया हो जाना चाहिए, है ना। यानी 5.6% का टारगेट, है ना, ग्रोथ रेट रखा गया था, है ना। मैं टारगेट जीआर लिख दे रहा हूं, इसे आप समझ जाइएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की, आप ये मान सकते हैं कि जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था, मतलब जो हमने हासिल किया 1966 में, आपको बड़े मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा 2.4% था, है ना। तो यानी हमारा जो अचीव्ड टारगेट ग्रोथ रेट जो रहा वो 2.4% रहा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार का सपना था इतना का 105.6 रुपीज का, लेकिन कितना पूरा हुआ? 102.4 रुपीज। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो ये प्लान कंप्लीटली फेल रहा था। ये क्यों फेल हुआ, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये जो फाइव ईयर प्लान है, थर्ड फाइव ईयर प्लान, इस दौरान हमारे देश में पंचायत के इलेक्शन को पहली बार कंडक्ट कराया गया था। आप सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बागडारी गांव में फॉर द फर्स्ट टाइम पंचायत को स्टैब्लिश किया गया था, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि थर्ड फाइव ईयर प्लान फेल हो चुकी थी, इसके बाद गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे कि अगली बार, यानी 1966 से लेकर, है ना, 69 तक हम कोई प्लान ही नहीं चलाएंगे। इस दौरान हम अपने 5 ईयर प्लान को स्टॉप करेंगे और इन 3 वर्षों में, यानी 3 इयर्स में, हम एनुअल प्लान के साथ देश को डेवलप करेंगे। बहरहाल वो अलग मुद्दा है, उस पर भी आएंगे हम सभी। लेकिन सबसे पहले यहां पे एक चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्लान पूरी तरीके से अमर्त्य सेन के बड़े क्लोज व्यक्ति थे, है ना। और आप कह सकते हैं महालनोबिस के भी बहुत क्लोज व्यक्ति रहे, और महालनोबिस के क्रिटिक माने जाते थे सुखमय चक्रवर्ती। तो सुखमय चक्रवर्ती और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था जॉन सैंडी। ये दो व्यक्तियों के रिकमेंडेशंस पे, या यूं कह लीजिए कि थर्ड फाइव ईयर प्लान का पूरा डिजाइन जो है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के द्वारा बनाया गया था। सो हम ये कहते हैं आमतौर पर कि दिस मॉडल, है ना, या फिर हम कह सकते हैं दिस FYP 5 ईयर प्लान, है ना, FYP इज बेस्ड ऑन। तो अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं सुखमय चक्रवर्ती उनका नाम था, है ना। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सुखमय चक्रवर्ती, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी। सुखमय चक्रवर्ती बेसिकली भारत के एक इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट इनको माना जाता है, और हमेशा महालनोबिस के मॉडल के हमेशा से क्रिटिक रहेंगे। सुखमय चक्रवर्ती और जो जॉन सैंडी मॉडल है, मतलब ये दो जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने जो बातें कही, इन दोनों ने ही मिलकर इस पूरे प्लान को डिजाइन किया था कि थर्ड फाइव ईयर प्लान को कैसे सक्सेसफुल करना है। बेसिकली सुखमय चक्रवर्ती ने सलाह दिया था अपने मॉडल में, ध्यान से समझेंगे आप सभी,
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हमारे देश में जितना भी पैसा है हम उसका ज़्यादा खर्च न करें, ज़्यादातर हम सेविंग्स पे फोकस करें, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छे जगह करें जिससे हमारा रिटर्निंग भी अच्छा हो। हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो 5 सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और फोर्थ एंड फिफ्थ। हमें बराबर तरीक़ों से सभी सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली जो सुखमय चक्रवर्ती की सलाह थी, रिकमेंडेशंस थी, उसी के आधार पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से आप मान के चलिए कि जो है थर्ड 5 ईयर प्लान को लेकर आगे बढ़ाया था। अल्टीमेटली हम लोगों ने ये देखा कि ठीक है हमारे देश का थर्ड 5 ईयर प्लान फेल रहा, लेकिन कई सेक्टर्स में थर्ड 5 ईयर प्लान ने अपनी जो है सफलता भी हासिल की। जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश का काफ़ी अच्छा हो गया है ना। हम लोगों ने फूड ग्रेन में अपने आप को इतना सफिशिएंट बना लिया कि हम और मजबूत हो चुके अनाज के मामले में। हमारे देश की जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और भी मजबूत हो चुकी। तो आप ये कह सकते हो कि सुखमय चक्रवर्ती की जो मॉडल थी जिसको अपनाकर हमने थर्ड 5 ईयर प्लान को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा ये रहा कि हमें सारे फायदे देखने को मिले, लेकिन अंततः थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा फेल रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि सर इस स्कीम माफ कीजिएगा इस 5 ईयर प्लान के दौरान देश में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई। तो जो सबसे फेमस स्कीम है वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको शुरू किया गया था 1960 में, है ना। 1961 से 61 के बीच में, 1960 से 61 के बीच में इसको शुरू किया गया था। इसका गोल था कि भारत की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, और भारत सरकार ने भारत के कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लागू किया था जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था। उन एरियाज को टारगेट करके वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सारी चीजें की गई थी। शुरुआती समय में भारत सरकार ने 7 जिलों में, है ना, ये शुरू किया था, लेकिन समय बढ़ते और समय गुजरने के साथ साथ भारत सरकार ने लगभग देश के 114 जिलों में, याद रखेंगे आप सभी, 114 जिलों में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लागू किया। इसके बाद कई ऐसी प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने और लॉन्च किया था, जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, है ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है, ये भी भारत सरकार ने लॉन्च किया था। और ये जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा 1964 से 65 के बीच में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य आप कह सकते हैं कि भारत के सभी जिलों में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना था, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने तीसरी स्कीम इस दौरान लॉन्च की थी, उसका नाम था HYVP, HYVP, ठीक है। और ये जो स्कीम लॉन्च किया गया था 1964 में किया गया था। HYVP का मतलब होता है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। 1964 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम को, और 1966 में इसको लॉन्च कर दिया गया भारत में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि भारत में HYV सीड्स जो हैं, जैसे व्हीट का, राइस का, मेज का, जवार का, इनके सीड्स को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को बढ़ावा दिया जाए। कह सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में, है ना, शुरू की गई थी, है ना, शास्त्री जी के द्वारा, चूंकि देश में अनाज की बहुत कमी हो चुकी थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी, हरित क्रांति की, कि जिससे भारत के कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अपर साइड वाले एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो उसका ही ये प्रभाव था। सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर एक मैं सेपरेट लेक्चर आप सभी का ले लूंगा, और हम लोग जब कल की डिस्कशन करेंगे लेक्चर का, जिसमें हम लोग बेसिकली एनुअल प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उस समय मैं आप सभी को ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। इसके बाद चौथा जो स्कीम लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, है ना, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, एक स्कीम लॉन्च किया गया, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, जो कि 1961 यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अगर किसी को मान लीजिए कि स्टार्टअप शुरू करना है या फिर खेती के लिए अगर लोन लेना है, तो आसानी से उनको लोन दिया जा सके। इसके लिए सभी कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स,
जो भीम जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देती हैं, और कॉमर्शियल बैंक्स को ये पूरी तरीके से सलाह दिया गया था भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा कि जब कभी भी कोई किसान स्टार्टअप्स को लेकर या फिर मान लीजिए खेती से रिलेटेड कोई लोन लेने आए तो उन्हें आसानी से लोन दिया जाना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं बड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, क्योंकि लगातार सेकंड 5 ईयर प्लान का फेल होना, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो। वो अलग बात है कि हमारा 1966 में जब इवोल्यूशन हो रहा था तो ये भी प्लान फेल निकला। बहरहाल एक और भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च किया था RWP, है ना, और ये जो स्कीम था इसका फुल फॉर्म होता है रूरल वर्क्स प्रोग्राम। 1961 में इसको लॉन्च किया गया था, रूरल वर्क्स प्रोग्राम, है ना। तो 1966 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भारत की जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इरिगेशन की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो गांव फ्लड से बहुत पीड़ित होती हैं वहां पे फ्लड कंट्रोल किया जाए, ग्रामीण रोजगार दिया जाए। इसके बाद जो छठा स्कीम इस दौरान लॉन्च किया गया वो था SFDA, है ना। भारत सरकार इसको सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च की थी। अगर मैं ट्रायल बेसिस कह रहा हूं तो ऐसे स्कीम्स को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसको 1965 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को अगर हम फुल फॉर्म के तौर पे देखें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। बेसिकली इसका भी गोल वही था कि फार्मर्स को हेल्प करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ावा देना है, विलेजेस में सीड्स ग्रामीण जो किसान हैं उनको देना है, उनको लोन देना है। तो ये सारी गोल जो है SFDA के द्वारा निर्धारित की गई थी। SFDA का फुल फॉर्म हुआ है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बाद भारत सरकार ने, अच्छा ये जितने भी स्कीम्स बता रहा हूं मैं फिर से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, जैसा कि मैंने कहा कि सुखमय चक्रवर्ती ने कहा था कि थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान आप सभी सेक्टर्स पे फोकस कीजिए। तो ये तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से संबंधित स्कीम्स हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित कई स्कीम्स लॉन्च की गई, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। 7 नंबर की जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका नाम था MFALA, है ना, MFALA याद रखेंगे, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एजेंसी, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि वैसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है या जो बटैया पे खेती करते हैं उनको सपोर्ट किया जाए। 1965 में लॉन्च किया गया, ट्रायल बेसिस पे सरकार ने इसको लॉन्च किया था। तो ये तो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यानी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम्स लॉन्च की, जिसमें जो एक पहला स्कीम माना जाता है, स्कीम नहीं कह सकते, स्टील प्लांट कह सकते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। अगर आपने इसको सुना हो तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भी इसी दौरान की गई। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, है ना। सोवियत संघ के साथ मिलकर, USSR के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्लांट को एस्टेब्लिश किया था, है ना। इसके बाद जो अगली जो बहुत खास मानी जाती है कि आपने सुना होगा नी वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, है ना, नी वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ठीक है, लिग्नाइट, ठीक है ना, कॉरपोरेशन। तो इस इंडस्ट्री की भी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसका उद्देश्य ये था इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने का कि भारत में जो पावर जनरेशन है लिग्नाइट के माध्यम से होता है। लिग्नाइट एक प्रकार का आप सभी को मालूम मिनरल है। तो भारत में न्यू वैली पहली ऐसी आप कह सकते हैं क्षेत्र बनी या इंडस्ट्री बनी जहां पर भारत की पहली लिग्नाइट बेस्ड पावर इंडस्ट्री स्थापित की गई थी और ये 1961 से लेकर 66 के बीच में की गई थी। इसका कोई एक फिक्स्ड ईयर नहीं है, इसी टाइमलाइन में किया गया था। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस का अगर आपने नाम सुना होगा तो 1961 से 66 के बीच में भारत सरकार ने ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस का भी जो है आप कह सकते हैं कि उसका एक्सपेंशन किया था। और इस दौरान कलोल फील्ड्स आपने सुना हो अगर, अंकलेश्वर जैसी जगहों पर हमें कई ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राप्तियां मिली। हमें ऐसा पाया गया कि भैया वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ONGC का एक्सपेंशन हुआ, मतलब उसका और ब्रांच खोला गया, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद भारत सरकार ने कई जो है स्कीम्स को लॉन्च किया इसी दौरान। जो आप सभी को मालूम होगा कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स का अगर आपने नाम सुना हो तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो है, हिंदुस्तान मशीन HMT जिसको कहा जाता है,
हिंदुस्तान मशीन टूल्स का भी एक्सपेंशन किया गया 1962 से लेकर 66 के बीच में। ऐसे न जाने बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब अगर मान लीजिए तो इंडस्ट्री का सेक्टर हो गया, साइंस एंड टेक के सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा कार्य किया है। तो साइंस एंड टेक है ना, इस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च की। जैसे एक इनकोस पार नामक एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इनकोस पार, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आप कह सकते हैं शुरुआत 1962 में हुआ था, है ना। तो ये जो इनकोस पार है, ये बेसिकली इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है इनकोस पार का। 1962 में शुरू किया गया था। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से भारत ने पहली बार रॉकेट टेस्टिंग किया था और स्पेस रिसर्च जैसे चीज़ों को अंजाम दिया था। ये जो इनकोस पार है, ये विक्रम साराभाई के द्वारा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। ये याद रखेंगे आप सभी, विक्रम साराभाई के द्वारा स्टार्ट या फाउंड किया गया था, आप कह सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये बाद में यही जो संस्था है इसरो के नाम से जानी गई 1969 में, है ना। तो इसरो के नाम से यही संस्था 1969 में जानी गई, ठीक है। तो याद रखिएगा इसरो 1969, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, आप समझिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नामक इंस्टीट्यूशन, है ना, इसको जो है एक विभाग को बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, इसको एक्सपैंड किया इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। और इसी दौरान ट्रॉम्बे, है ना, लैब भी बनाई गई। ट्रॉम्बे लैब बेसिकली एटॉमिक एनर्जी को लेकर बनाई गई थी। तो ट्रॉम्बे याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए कि ट्रॉम्बे लैब एक एटॉमिक एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाई गई थी इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी के सेक्टर्स में, है ना, कई और स्कीम्स लॉन्च की। जैसे भारत सरकार ने FCI, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की थी, है ना। तो अगर आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कार्य किए थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में। तो इसमें जो एक था FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1965 में, ताकि भारत के सभी, आप कह सकते हैं कि जो अनाज है उनकी बफर स्टॉक्स बनाई जाए, मेंटेन की जाए, फूड ग्रेन्स को खरीद करके सरकार अपने पास रखे किसानों से, देश में फूड सिक्योरिटी बना रहे, ताकि कभी फूड शॉर्टेज हो और सूखा पड़े तो लोग जो है भूख के कारण न मरे, है ना। इसके बाद भारत सरकार ने ये प्लान किया था कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जहां पर देश में मान लीजिए कि 3 प्रकार के सीजन होती है क्रॉप्स की। तो उससे पहले जब उन सरकार सभी किसानों के अनाजों को खरीदने के लिए अनाउंस करे, आपने MSP का नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार पहले ही खेती से पहले ही अनाउंस कर देती है कि भैया हम ऐसे रुपए क्विंटल इस अनाज को लेंगे, है ना। तो जो ये MSP है, MSP को अलग अलग मुख्य फसलों को लेकर रिकमेंड करने के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, है ना, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, जिसको बाद में CACP कर दिया गया, आपने सुना होगा, है ना। तो CACP कर दिया गया। इसका भी स्टैब्लिशमेंट 1965 में किया गया था। इसका उद्देश्य एक ही चीज होता था इस संस्था का कि MSP डिसाइड करना, है ना, कि फसल के पहले सरकार जो भी फसल लेने वाली है किसानों का, उसका पहले जो है प्राइस कि कैसे क्विंटल लेगी, है ना, किन किन फसलों को खरीदेगी, उसका MSP गवर्नमेंट बता दे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता दे, ये याद रखेंगे। और ये जो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट थी, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत में पहली बार MSP सिस्टम की फाउंडेशन रखी गई, ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इसके बाद भारत सरकार ने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी WCI भी कह सकते हैं या WCOI भी कह सकते हैं, इसको भी एक्सपैंड किया ताकि भारत में जो फूड स्टोरेज कैपेसिटी है वो और बढ़े और भारत सरकार और अनाज को स्टोर करके अपने वेयर हाउस में रख पाए। इसके बाद सोशल सेक्टर में भी काफ़ी कार्य किए गए, है ना, इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं 5 ईयर प्लान के दौरान। तो सेक्सुअल सेक्टर, अगर मैं सोशल सेक्टर कह रहा हूँ तो हेल्थ एजुकेशन जैसे मुद्दों की बात हो रही है। इस दौरान भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया था कि जो मलेरिया है,
है ना, मलेरिया को खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाए। तो भारत सरकार ने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी NMEP की शुरुआत की थी। और भारत सरकार ने टारगेट किया था कि 1963 में इसको शुरू करेंगे और 1966 आते आते भारत में जो मलेरिया के जो केसेस हैं इसको कम कर दिया जाएगा और भारत से मलेरिया को मिटा दिया जाएगा, मतलब मलेरिया के केसेस नहीं आएगी। इसके बाद भारत सरकार ने नेशनल ट्यूबरलाइसिस आप कह सकते हैं, है ना, प्रोग्राम को भी शुरू किया था जिसे NTP कहते हैं, है ना, टीबी जैसे बीमारियों को खत्म करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। तो इसको शुरू किया गया था 1962 से लेकर 65 के बीच में। सरकार ने खूब टारगेट किया बढ़ चढ़कर ताकि पब्लिक को टीबी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। इसी दौरान भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट थी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इनका भी एक्सपेंशन किया। भारत के कई जगहों पर एम्स की स्थापना की गई और ये इसलिए किया गया था कि ताकि सभी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए, मेडिकल एजुकेशन मिल पाए, रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में छात्र जो है और अच्छे से परफॉर्म कर पाए खुद को। और इसका टारगेट रखा गया था कि ये थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान भारत में कई मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनानी है हमें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट्स हमें बनानी है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किए गए, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की। याद रखिएगा मैं पूरा लिस्ट नहीं बता रहा हूँ स्कीम का, ये मेजर स्कीम्स हैं। भारत सरकार ने भारत के कई क्षेत्रों में रेलवेज की शुरुआत की इस दौरान और मॉडर्नाइज किया इंडियन रेलवेज को। जहां पर पहले, इस योजना के पहले भारत में कोयला से, ईंधन से चलने वाली रेलवे हुआ करती थी लगभग, अब वो कम हो रही थी और इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज को लाया जा रहा था, याद रखिएगा। इसी दौरान भारत में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट की गई, काफ़ी जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाई गई, काफ़ी हाईवेज बनाई गई। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में मैं बात करूं, भारत सरकार के द्वारा कार्य किए गए, काफ़ी हाईवेज बनाई गई। भारत सरकार ने इस दौरान शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी एक्सपेंशन किया, है ना। शिपिंग कॉरपोरेशन आप कह सकते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन, है ना, ऑफ इंडिया का भी एक्सपेंशन किया। SCI भी इसको कह सकते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक्सपेंशन किया। और ये एक्सपेंशन भारत सरकार ने 1964 से लेकर 65 के बीच में किया था, ये याद रखिएगा। इसका उद्देश्य ये था कि जब हम कोई देशों से सामान मंगाते थे या फिर हमें अपना सामान किसी दूसरे देश को बेचना पड़ता था तो हम दूसरे विदेशी देशों के जहाज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार ने प्रयास किया कि हम अपने जहाज बनाएं और हम अपने जहाज़ों से सामान को दूसरे देश में ले जाकर बेचें और सामान दूसरे देश से लेकर अपने देश में लाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। भारत सरकार ने एजुकेशन के सेक्टर में भी कई कार्य किए इसी स्कीम के तहत, ये भी याद रखिएगा, है ना। एजुकेशन के सेक्टर में भी कई कार्य किए, जैसे भारत सरकार ने NCERT की स्थापना की 1961 में, है ना। 1961 में NCERT की स्थापना की ताकि भारत की जो करिकुलम डिजाइन है, बुक्स का पब्लिकेशन, ये सभी चीजें, रिसर्च हो, है ना, ट्रेनिंग हो टीचर्स का, या फिर क्या क्या रिसर्च होना चाहिए एजुकेशनल सेक्टर में, करिकुलम डिजाइन से संबंधित हर मुद्दे को संभाले। अगर मैं NCERT की बात करूं, आप सभी को मालूम है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगला जो है, कई IIT एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाई गई भारत सरकार के द्वारा 1961 से लेकर 66 के आसपास। और IIT कानपुर को इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से काफ़ी हेल्प भी मिला फाइनेंशियली। इसके बाद हमारे देशों में, माफ कीजिए, हमारे देश में कई स्कूलों में कई वोकेशनल एजुकेशन स्कीम्स की शुरुआत की गई 1963 से 65 के बीच में, जिसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे बचपन से जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप देखें क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक कहीं भी कहीं कोई वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ चढ़कर जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ग्रेजुएशन में तो फिर भी चलिए ठीक है, लेकिन क्लास 1 से लेकर 10 तक कहीं वोकेशनल एजुकेशन नहीं। वोकेशनल एजुकेशन का तात्पर्य होता है कि बच्चे को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि कोई जॉब तुरंत ले पाए, यानी स्किल डेवलपमेंट हो पाए। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वोकेशनल एजुकेशन जो है क्लास 1 से लेकर 10 तक बढ़ चढ़ कर बढ़ावा इसको दिया जाए, ताकि बच्चे एजुकेशन तो प्राप्त करें, उनके अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स भी आ पाए। और ये फर्स्ट टाइम भारत में ऐसा किया जा रहा था सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, है ना। तो याद रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में वोकेशनल एजुकेशन को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया, है ना। इसके बाद भारत सरकार ने 27, मतलब आप कह सकते हैं स्पेशल एरिया प्रोग्राम भी काफ़ी चलाया। कुल मिला जुला के मेजर 27 स्कीम्स है, लेकिन हमें सभी स्कीम्स को नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट उसी को देखना है। जैसे भारत सरकार ने
एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिसे डीपीएपी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1965 में किया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत की जो ड्राउट रीजन है, जहां ज्यादा सूखा आता है, वहां पर भारत सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत करे, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करे। ठीक है, हालांकि ये मैंने समझिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान में सिर्फ फोकस किया गया था, शुरुआत की गई थी, लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें बढ़ चढ़कर भारत सरकार ने ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम को लागू किया था। इसके बाद भारत सरकार ने भी प्लान किया कि भारत के हर जिलों में, है ना, इरिगेशन प्रोग्राम्स की शुरुआत की जाए, है ना, जिससे कि हर जिला में सिंचाई संबंधी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो पाए, चाहे कम हो या बेसी। इसके लिए भारत सरकार ने कई डैम, टैंक्स, वेल, ट्यूबवेल्स, इन सभी चीजों को बनाया, है ना। तो बढ़ चढ़कर जो है इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। कुल मिला जुलाकर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमसे कमियां रह चुकी थी, भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि वो कमियां यहां पर खत्म हो। बहरहाल ये काफी लंबा लेक्चर आपको लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि मेरा भी शुरू में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इस लेक्चर को ज्यादा लंबा किया जाए, लेकिन चूंकि इतनी स्कीम्स हैं और एग्जामिनेशन में आ जाती, मैं ये चाहता हूं कि जब इस लेक्चर को आप देख लें तो कहीं और थर्ड 5 ईयर प्लान से संबंधित वीडियो देखने का आपको, है ना, जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं सारा चीज इतना डिटेल में बता रहा हूं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, यू हैव टोल्ड अस मैनी ऑफ द स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान, इसके बावजूद भी ये प्लान फेल रहा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि या तो ये स्कीम अच्छे से लॉन्च नहीं हुई इसलिए फेल हो गई होगी, या फिर कोई और ही रीजन होगा। तो चलिए इस मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। ये स्कीम क्यों फेल हुआ, वाई दिस स्कीम फेल्ड, है ना। स्कीम नहीं कह सकते कि ये 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ, ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्यों फेल हुई। देखिए, पहला तो ये है कि 1962 में, है ना, इंडो चाइना वॉर हो चुका था, जिसमें इंडिया हार चुका था, है ना। एक तो ये कारण था। और याद रखिएगा, आप युद्ध जीते या हारे, नुकसान तो आपका होता ही है, ध्यान तो आपका भटकता ही है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो आप कहीं और, मतलब अपने 5 ईयर प्लान पर फोकस करते हो, थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल होता। इसके बाद आप देखिए कि 1965 में आपका इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, इंडो पाक वॉर आप कह सकते हैं। तो ये दो है, यहां पर इतना ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो चुका था कि अगर उन पैसा अपने 5 ईयर प्लान्स में लगाते तो हमारी स्थिति और अच्छी होती। ये आपको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आप देखिए कि भयंकर सूखा पड़ा था, यानी सीवियर ड्राउट हुआ था हमारे देश में। 1965 का टाइमलाइन याद रखेंगे, ये ऐसा काल है, आपके घर पे भी बातें की जाती होंगी, लोग पत्ता, यानी आप समझ रहे हो ना, पेड़ों के पत्ते बॉयल करके सिंझा कर खाया करते थे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लगातार 2 साल तक खराब मानसून था। आप समझिए कि फूड प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। अनाज के लिए अमेरिका से हमने PL480 एक मिशन, आप समझिए कि लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ताकि इंडिया को अनाज भेजा जाए। उस मिशन को बोला जाता है PL480। तो समझिए कि हम लोग यहाँ से मदद लेके अपनी जो है देश के अनाज की जो कमियों को खत्म कर रहे थे। हमारे देश में हाई लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी था, क्राइसिस था, जनता गुस्से में थी, जनता सरकार से खुश नहीं थी, तो सरकार की मजबूरी में सारी चीजें शुरू करनी पड़ी। ये आपको दिख रहा होगा। चौथा कि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। तो यहाँ पर पहले ड्राउट लिख लीजिए, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, एग्रीकल्चर, है ना, प्रोडक्शन, है ना, वॉज लो, बहुत कम था, बहुत कम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। तो ये ऐसी स्थितियां, ऐसी चीजें हैं ना, जिसने समझिए कि भारत के जनता में काफी असंतोष पैदा किया कि यार ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। हमारे देश में ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि सरकार कमा रहा था 100 रुपया और खर्चा हो रहा था सरकार का, मान लीजिए 150, 200, इस प्रकार से। तो फिस्कल डेफिसिट भी था, राजकोषीय खर्चे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार कमाने से ज्यादा खर्च करने लगे, है ना। ये रीजन था। इसके अलावा भी कई रीजन माने जाते हैं। हमारे देश में आप समझिए कि सरकार कहीं पे बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी इसी डर से, और जब चूंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की थी सरकार, तो सरकार को कुछ रिटर्न मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा, आप कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम था, है ना, कि हमारे पास पैसा नहीं था ताकि हम पूरी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान पे लगा पाए। जो बचा खुचा पैसा था वॉर में खत्म हो चुका था, ड्राउट की समस्या को झेलने में खत्म हो चुका था। हमारे देश में करप्शन भी बड़े लेवल पर था, मतलब जो स्कीम्स थी उसको बढ़िया से लागू भी नहीं किया गया ग्राउंड लेवल पे।
है ना, यानी जो स्कीम से उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सेंटर और स्टेट के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट्स रही, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई। तो कुल मिला जुला कर अगर कहा जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से सफल मानी गई। इसके बाद सरकार ने प्लान किया कि भाई आने वाले 3 साल तक यानी 1966 से 69 के बीच में हम प्लान हॉलीडे यानी योजना अवकाश घोषित करें। और 3 साल तक 1966 से 69 तक हमारे देश में योजना अवकाश रहा, प्लान हॉलीडे रहा। इसका मतलब है कि हमारे देश में 5 ईयर प्लान 3 वर्षों तक नहीं चला और भारत सरकार ने हर साल एनुअल प्लान को लॉन्च किया। और इसके बाद जब 67 में इंदिरा गांधी आए, तो जब 69 में इंदिरा गांधी का मन हुआ कि भारत में फिर से 5 ईयर प्लान को शुरू किया जाए, तो वही 1969 से लेकर 1964 के बीच में इंदिरा गांधी ने प्लान किया कि फिर से हम लोग 5 ईयर प्लान को रिवाइव करते हैं। तो वही फोर्थ 5 ईयर प्लान को इसी टाइमलाइन में लॉन्च किया गया था। तो जैसे ही हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा चैप्टर समाप्त होगा, इससे रिलेटेड जो भी PYQI हुई है, MCQI हुई है यूपीएससी में, बीपीएससी में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएंगे। आप सभी, बहुत लेंदी हो चुका था, लेकिन फिर भी आप सभी ये सजेशन जरूर देंगे कि और क्या किया जा सकता है आपके बेहतरी के लिए। धन्यवाद।